क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करें ना तो उसके दो मेजर डिवीजन हैं, एक ग्रेना और दूसरा स्ट्रोमा। कि साइटोस्केलेटन यूकेरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। तो और ऐसे क्वेश्चंस कोटा में अगर आपने क्लासरूम कोचिंग किया है तो प्रैक्टिस करने को बहुत मिलते होंगे। शुरुआत में बच्चे माइनर्स के दौरान गलत करते हैं, लेकिन मेजर्स तक आते आते परफेक्ट हो जाते हैं और स्कोर काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। तो बच्चों, आज मैं T20 सीरीज के माध्यम से टॉपिक सेल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल डिवीजन को 20 क्वेश्चंस के थ्रू रैपिडली डिस्कस करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसर्न्ड अबाउट विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। क्लियरली विजिबल टेट्राड, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, क्रॉसिंग ओवर। जब भी आप किसी स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो उस स्टेज के बारे में आपको दिमाग में आ जाता है। तो अगर हम बात करते हैं क्लियरली विजिबल टेट्राड, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल और क्रॉसिंग ओवर, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जिस स्टेज से रिलेटेड है वो है पेकाइटिन स्टेज। तो पेकाइटिन स्टेज के अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, a stage in cell division is shown in the figure. Select the answer which gives correct identification of the stage with its characteristics. बच्चों, सेल डिवीजन के बारे में जितने डायग्राम्स गिवन है एनसीईआरटी में, आपको हर डायग्राम को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब हर डायग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ पेकुलियर या पर्टिकुलर कैरेक्टर हम यूज करते हैं। जैसे पहले हम इस डायग्राम को देखें तो जितने भी क्रोमोजोम्स हैं उन सबको इक्वेटर पे अलाइन करके दिखाया गया है। अगर ये स्पिंडल से जुड़े रहते हैं लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा अलाइन नहीं होते तो हम ट्रांजिशन टू मेटाफेज बोलते हैं, लेकिन ये क्रोमोजोम्स तो यहाँ पे इक्वेटर पर अलाइन है। अब ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज अबाउट एनाफेज, सेकंड क्रोमोजोम अलाइन एट द इक्वेटर, सेकंड ऑप्शन इज मेटाफेज 1, द बाइवेलेंट क्रोमोजोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, थर्ड ऑप्शन मेटाफेज where chromosomes are moved spindle equator and get aligned along metaphase plate through spindle fibers to both poles. The fourth is anaphase where chromosomes move to opposite poles. तो पहली बात तो कि फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन इस स्टेज या डायग्राम से रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि एनाफेज तो बिल्कुल नहीं होगी है। ये स्टेज है मेटाफेज। अब दो ऑप्शन के बीच में डाउट आएगा आपको कि सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन कौन सा आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन में देखो मेटाफेज 1 गिवन है। मेटाफेज 1 कब होता? जब यहां पर बाइवेलेंट्स अलाइन होते हैं। बाकी तो सब कुछ सेम होगा मेटाफेज में, लेकिन अगर मेटाफेज 1 होती तो मेटाफेज 1 में यहां पे बाइवेलेंट्स होते और मेटाफेज है तो केवल क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान भी रखनी है कि मेटाफेज 1 को मेटाफेज से डिस्टिंग्विश करने के लिए बाइवेलेंट या फिर केवल क्रोमोसोम गिवन है। क्योंकि इस डायग्राम में क्रोमोसोम गिवन है तो आंसर इज मेटाफेज where chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphase plate through spindle fibers to both poles. और आपको जब आप कोटा क्लासरूम में अगर पढ़े एलन में तो ऐसे डायग्राम्स की हम प्रैक्टिस भी करवाते हैं कि डायग्राम्स ड्रॉ कर दिया या डायग्राम्स को प्रोजेक्टर से डिस्प्ले कर दिया, फिर आइडेंटिफाई करवाते हैं। और टेस्ट पेपर्स में भी लगभग डायग्राम्स आपको दिए जाते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कौन सा डायग्राम कौन सी स्टेज का है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3rd, मेटाफेज, जिसमें क्रोमोसोम्स है वो स्पिंडल इक्वेटर पर अलाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन रीजन बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल असर्शन रीड करिए आप। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। रीजन, ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। देखो बच्चों, डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है, तो इसको इंडिपेंडेंट वे में भी आपको याद रखना है। अब क्या होगा अगर एग्जाम में आ जाए कि डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, तो कई बच्चे इसको सही कर देते हैं। क्या है कि डाइकाइनेसिस मियोसिस का पार्ट है, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 का। तो हम ये नहीं बोल सकते कि डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। क्यों? क्योंकि मेटाफेज तो माइटोसिस में आता है। तो इसलिए डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1, ये क्लियर कट आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है, तब ये सही होगा। अगर इसमें मेटाफेज 1 गिवन नहीं हो, केवल मेटाफेज हो, तो ये असर्शन गलत हो जाएगा। लेकिन अभी तो मेटाफेज 1 है तो ये असर्शन करेक्ट है। रीजन, ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ
the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. प्रोफेज में जितनी तैयारियां आगे के लिए चाहिए वो हो जाती है। तो अगर हम क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो वो स्पिंडल से अटैच हो जाने चाहिए, तभी हो पाएंगे। तो ये सारी तैयारियां क्योंकि यहां पर हो चुकी है, तो ये रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन करता है। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट बेस्ड है, दोनों स्टेटमेंट हम लोग रीड करते हैं। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट ड्यूरिंग मेटाफेज 1। तो देखो यहां पे मेंशन्ड है कि मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट क्रोमोसोम, अगर यहां केवल मेटाफेज लिख दिया जाता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि बाइवेलेंट है वो मियोसिस 1 के अंदर बनते हैं और मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में ये इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2, द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। काइनेटोकोर जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर होती है। तो स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, या फिर आप ऐसा बोल दो कि स्पिंडल फाइबर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं वो काइनेटोकोर से, होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, इन जनरल नीट के अंदर कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन सेल डिवीजन की जो स्टेजेस होती है, कौन सी स्टेज में कौन कौन सी इवेंट्स होती है, इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कॉलम 1 के अंदर स्टेजेस के नाम गिवन है जो कि प्रोफेज 1 के मियोसिस 1 के पार्ट हैं। डिप्लोटीन, पेकाइटिन, डाइकाइनेसिस, जाइगोटिन। और कॉलम 2 के अंदर इनसे रिलेटेड स्पेसिफिक कैरेक्टर्स गिवन है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले डिप्लोटीन के बारे में। तो डिप्लोटीन के बारे में अगर ये चारों कैरेक्टर्स पढ़ते हैं तो डिप्लोटीन से जो रिलेटेड आता है वो क्या आएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। फिर बात करते हैं पेकाइटिन। पेकाइटिन में बहुत सारी इवेंट होती है, उसमें एक फेमस इवेंट है दैट इज क्रॉसिंग ओवर। देन डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर अगर हम बात करें तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइएजमेटा होता है। देन जाइगोटिन की अगर बात करें तो जाइगोटिन स्टार्टिंग में होता है प्रोफेज 1 के, और यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। तो इस टाइप से आप एग्जाम में भी इसको कनेक्ट करके रख सकते हैं ताकि आपको आंसर फाइंड करने में दिक्कत नहीं आए। तो ए जो कनेक्टेड है वो 4th से है, बी कनेक्टेड है वो 3rd से है, सी कनेक्टेड है वो 1 से है, और डी कनेक्टेड है वो 2nd से है। तो आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द राइट चॉइस। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, अगर हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट देते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन को। देन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल। एज ए स्टेटमेंट भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है लिविंग सेल फर्स्ट टाइम सॉ बाय, तो आंसर इज ल्यूवेनहॉक। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड, द लाइट माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। अब यहां पे देखो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, द लाइट माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल। नहीं, स्ट्रक्चरल डिटेल तो रिवील हुई थी उसमें, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर थी उसके बारे में पता चला था। अगर हम ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल की बात करें तो उसके लिए हमें नीड होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो ये स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट हो गया। देन स्लाइडर एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। ये अपने आप में भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय, तो आंसर स्लाइडर एंड स्वान। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर हमें यहां पर देखना है ए, बी, सी और डी, तो इसमें से सी इनकरेक्ट है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर वेयर सी इज इनकरेक्ट, लेकिन ए, बी और डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाइड द करेक्ट गिवन ऑप्शन। फर्स्ट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल टेक पार्ट इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। देखो बच्चों, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रोटिस्ट में बहुत ही कॉमन होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये ऑस्मोरेगुलेशन भी करती है और एक्सक्रीशन भी करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड, राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। राइबोसोम को पेलाडे ग्रेन्यूल,
या फिर ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, और ऐसे एक टर्म यूज करते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनती है, तो उसी बेस पे इसको बोला जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। द सेप वैक्यूल इज बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन कोल्ड टोनोप्लास्ट। तो पार्शियली तो ये करेक्ट है कि सेप वैक्यूल इज सराउंडेड बाय या बाउंड बाय टोनोप्लास्ट, लेकिन टोनोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, टोनोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेन है। तो स्टेटमेंट दिया है द सेप वैक्यूल इज बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन कोल्ड टोनोप्लास्ट, तो दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। फोर्थ, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज ए नॉन स्टैंडिंग स्ट्रक्चर विद कांस्टेंट लोकेशन। बिल्कुल सही बात है, और ये आपको याद भी रखना है। इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एक नॉन स्टैंडिंग स्ट्रक्चर होती है और इसकी लोकेशन कांस्टेंट होती है। तो अभी यहां पर फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, लेकिन थर्ड इनकरेक्ट है। तो जो आंसर है वो हो जाएगा थर्ड, वेयर ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट थर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेप वैक्यूल? First option, the tonoplast facilitate the transport of number of ions and other materials along concentration gradient into the vacuole from cytoplasm. यहाँ पे given है along concentration gradient, बल्कि क्या होता है कि टोनोप्लास्ट आयंस को साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन, इन प्लांट सेल वैक्यूल ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन, वैक्यूल इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, अगेन ये भी करेक्ट है। फोर्थ, सेप वैक्यूल इज सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन नोन एज टोनोप्लास्ट, तो बिल्कुल सही बात है। टोनोप्लास्ट एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है और सेप वैक्यूल इसी टोनोप्लास्ट से सराउंडेड रहती है। तो आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट, जो सेप वैक्यूल से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन। अगर हम क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करें ना तो उसके दो मेजर डिवीजन है, एक ग्रेना और दूसरा स्ट्रोमा। तो अभी हमें स्ट्रोमा पे फोकस करना है। जो फर्स्ट थिंग गिवन है दैट इज एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। देखो ये तो बहुत फेमस है कि स्ट्रोमा के अंदर कार्बोहाइड्रेट के लिए या कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स होते हैं, लेकिन साथ में क्या गिवन है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम भी स्ट्रोमा में होंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। तो यस, दिस इज करेक्ट दैट एंजाइम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सेकंड, स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। तो होता क्या है कि जो स्ट्रोमा है उसमें स्मॉल डीएनए तो होता है, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक है, सिंगल स्टैंडर्ड, बल्कि होता क्या है, डबल स्टैंडर्ड। तो ये इनकरेक्ट हो गया। थर्ड, राइबोसोम्स ऑफ 70s टाइप, बिल्कुल सही बात है। जो स्ट्रोमा के राइबोसोम्स होते हैं वो 70s टाइप के होते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से रिलेटेड देखना है तो ए इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, लेकिन बी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो ए और सी ओनली, आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन। देखो डार्क रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का या शुगर का सिंथेसिस होता है, और ये काम कहां पर होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। तो बिल्कुल सही बात है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शंस के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ डाइकोट प्लांट्स ड्यूरिंग इंटरफेज। डाइकोट प्लांट्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। सेल साइकिल इज अंडर द जेनेटिक कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है। द होल सेल साइकिल इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। अब जेनेटिक कंट्रोल का मतलब जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, तो जेनेटिक मटेरियल अगर सेल में होगा तो वो सेल साइकिल को कंट्रोल करेगा। तो बिल्कुल सही बात है, अगर किसी सेल में जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो वो सेल साइकिल या सेल डिवीजन नहीं कर पाएगी। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, सेल साइकिल इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। तो बी इनकरेक्ट है, लेकिन ए और सी करेक्ट है। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन में गिवन है ए एंड सी आर करेक्ट, तो आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 12, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक। देखो बच्चों, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि सिंगर और निकोलसन ने किया था।
अब इसकी फ्लूइड नेचर होने के कारण ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाती है। तो वन बाय वन चेक करते हैं। फर्स्ट है सेल ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शंस, जैसे कि गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, प्लाज्मोडेस्मेटा, ये तभी बन पाएंगे जब इसकी नेचर फ्लूइड होती है। थर्ड, सिक्रीशन, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ, एंडोसाइटोसिस। फिफ्थ, सेल डिवीजन। तो ये जितने कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है या जितने फंक्शंस गिवन है, ये सारे फ्लूइड नेचर से रिलेटेड होते हैं। तो 1 2 3 4 5, ऑल 5 फंक्शंस आर रिलेटेड विद द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। तो आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज फुल्ली ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होता है, तो फुल्ली कहना गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, कंटेन 70s राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन, कंटेन एंजाइम्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, कंटेन डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, न कि लीनियर, तो ये गलत स्टेटमेंट है। हाउ मेनी अबोव आर करेक्ट? तो ए और डी इनकरेक्ट है, बी और सी करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है। हमें देखना है कितने करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो गया 3rd। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द करेक्ट मैच। मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 अनइक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। थोड़ा कोशियस रहना है बेटे, जब हम ऐसे स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ये अनइक्वल हमें इक्वल ही पढ़ने में आता है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर जो आर्म्स होती है वो इक्वल होती है, न कि अनइक्वल, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर क्लोज टू इट्स एंड। टीलोसेंट्रिक का मतलब ही ये होता है कि सेंट्रोमियर टर्मिनल होता है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड, एक्रोसेंट्रिक, टर्मिनल सेंट्रोमियर, ये बात तो टीलोसेंट्रिक के लिए सही होती है, एक्रोसेंट्रिक का करेक्ट होता है सेंट्रोमियर क्लोज टू इट्स एंड, तो ये भी रॉन्ग है। फोर्थ, सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, बिल्कुल सही बात है। सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंटर से थोड़ा सा अवे होता है, तो आंसर इज 4th। क्वेश्चन नंबर 15, काइनेटोकोर एसोसिएटेड विद। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है काइनेटोकोर के बारे में। काइनेटोकोर क्या होता है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब भी आप एनसीईआरटी में मेटाफेजिक क्रोमोसोम को देखते हैं तो उसमें दोनों तरफ 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनी रहती है और उसका नाम हम काइनेटोकोर बोलते हैं। तो काइनेटोकोर जो है वो सेंट्रोमियर या फिर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है और यही साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर होती है। तो क्वेश्चन इज कि काइनेटोकोर इज एसोसिएटेड विद, तो आंसर इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों, नीट से पहले नीट, आप डेट याद रखिएगा 20 अप्रैल को 2 PM टू 5 PM एलन एक मॉक टेस्ट जो कि ओपन है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। आप इस मॉक टेस्ट में जरूर अपीयर होइएगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, एक सिंगल एग्जाम बच्चों के लिए होता है और उसमें जो गलती हो गई वो गलती हो गई। अभी आप क्या करेंगे, इस एग्जाम में अपीयर होकर अगर कोई गलती हो जाती है तो एग्जाम है 4 मई को और 20 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच उन सारी गलतियों को आप दूर कर सकते हैं और आपका पूरा 1 साल बच सकता है। तो इसको मिस नहीं करना है, डेट याद रखना है 20 अप्रैल को, टाइम 2 PM टू 5 PM, लेकिन इसके पहले आपको इसको रजिस्टर करना है। तो ये एग्जाम जरूर दीजिएगा नीट से पहले नीट, और अगर कोई गलती हो जाती है तो वो इम्प्रूव करके फाइनली आप 4 मई को अच्छा एग्जाम करिएगा और वो गलतियां मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड minute vesicle that contain various enzymes are present in both plants and animals। एनसीईआरटी में जब आप माइक्रोबॉडीज पढ़ते हैं तो बस माइक्रोबॉडीज के बारे में इतना ही गिवन है, तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी मेम्ब्रेन बाउंड minute vesicles that contain various enzymes are called microbodies which are present in both plants and animal cell। तो आंसर इज 4th, माइक्रोबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद एस फेज। जो आई फेज होती है ना बच्चों, उसमें 3 पार्ट है, G1, S, G2। तो अभी हमें पूछा जा रहा है एस फेज के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन, सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन,
विच अकर्स ड्यूरिंग G2। फिर आता है डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होता है, तो ये भी एस फेज से रिलेटेड नहीं है, ये भी एस फेज से रिलेटेड नहीं है। फिर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही बात है, एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेट होता है, फोर्थ क्रोमोसोम नंबर बिकम डबल। इसको लेकर आप बहुत ध्यान रखना, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता है, कंटेंट डबल होता है, दोनों बातें अलग अलग है। जैसे एनसीईआरटी लिखती है क्रोमोसोम्स कंटेंट बिकम 2C से 4C, तो यहां पर क्या है कि क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो तो रहेगा सेम और कंटेंट डबल हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है रिलेटेड विद एस फेज, तो आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, अगेन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये जो तीनों स्ट्रक्चर है ना, इनको कलेक्टिवली एक टर्म दी जाती है, दैट इज साइटोस्केलेटन। और ये भी याद रखना कि साइटोस्केलेटन यूकेरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, तो ये एक यूकेरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। और इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो कि एक इलेबोरेट नेटवर्क बनाती है, और इसको अगर कलेक्टिव टर्म बात की जाए तो ये साइटोस्केलेटन होगा, तो आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, assertion रीजन बेस्ड है। सीलिया एंड फ्लेजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वेरी ट्रू। अगर हम सीलिया और फ्लेजिला को डिफाइन करें तो ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है और एक्सटेंडेड होती है सेल से। रीजन, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओट्स, बिल्कुल सही बात, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ सेल ओनली। अब ये याद रखना है, ये सेल का नहीं, सेल के साथ जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसको भी मूव करवाती है, तो एसर्शन तो करेक्ट है, बट रीजन में क्या प्रॉब्लम है, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओट्स, यहां तक ओके है, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ सेल एंड सराउंडिंग फ्लूइड तब तो सही होता, बट यहां पे गिवन है कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ सेल ओनली, तो इसलिए रीजन इनकरेक्ट है। तो एसर्शन करेक्ट होगा लेकिन रीजन इनकरेक्ट है, तो आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेटमेंट बेस्ड है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्टल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेसियस एंड कॉल्ड द हब। जब आप पेपर सोल्व कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि फ्लो रहता है, और जब आप ये पढ़ते हैं तो आपको लगता है ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है, लेकिन यहां पर आप पढ़ो, देखो क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्टल रीजन, दिस इज प्रॉब्लमेटिक। प्रोक्सिमल रीजन, आप एनसीईआरटी चेक करिएगा, वहां पे गिवन होगा सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेसियस, दैट इज कॉल्ड प्रोटीनेशियस हब या प्रोटीन हब। तो स्टेटमेंट 1 हो गया इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2, हब इज कनेक्टेड विथ ट्यूबल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक मेड अप ऑफ प्रोटीन इन सेंट्रियोल, बिल्कुल सही बात है। अगर सेंट्रियोल की आप स्ट्रक्चर देखें तो जो सेंट्रल हब है प्रोटीन का, वो ट्रिपलेट फाइब्रिल्स के साथ में रेडियल स्पोक से जुड़ा रहता है, तो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, आंसर इज 2। और ऐसे क्वेश्चंस कोटा में अगर आपने क्लासरूम कोचिंग किया है तो प्रैक्टिस करने को बहुत मिलते होंगे। शुरुआत में बच्चे माइनर्स के दौरान गलत करते हैं, लेकिन मेजर्स तक आते आते परफेक्ट हो जाते हैं और स्कोर काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। तो आज इस एपिसोड के थ्रू आपने इन 20 क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर या यूनिट, सेल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल डिवीजन को रिवाइज किया होगा। बहुत सारी गलतियां भी आपकी दूर हुई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टेस्ट जब आप देंगे जिसमें सेल बायो आएगा तो उसमें आपकी गलतियां कम से कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, तैयारी करते रहिए और बाकी जो एपिसोड है इस सीरीज के वो आपको टाइम टू टाइम टेलीकास्ट होते रहेंगे, आप उन्हें देखते रहिएगा और अपनी गलतियां दूर करते रहिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।